आप सभी। मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ अनुच्छेद लेखन को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये है पाठ 21 यानी 21 अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन क्या है? अनुच्छेद लेखन भी अपने मन के विचारों को प्रस्तुत करने का एक साधन होता है। अनुच्छेद लेखन में हम किसी विषय विशेष पर उससे संबंधित पंक्तियों को लिखते हैं, लेकिन इसमें जो मुख्य बात यह है कि निबंध जैसे बड़ा लिखते हैं हम, उसमें अनुच्छेद लेखन में हम उसे संक्षिप्त कर देते हैं। संक्षिप्तता अनुच्छेद लेखन की महत्वपूर्ण बात होती है, यानी संक्षेप में अपने मन के भावों को प्रस्तुत करना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। आइए पढ़ते हैं। अनुच्छेद लेखन भी एक कला है। किसी विषय पर सीमित शब्दों में अपने विचार को लिखना ही अनुच्छेद लेखन कहलाता है। यानी अनुच्छेद को लघु निबंध कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि इसमें निबंध की तरह ही विषय वस्तु का विस्तृत रूप में नहीं लिखा जाता। इसमें किसी विषय के सार को ही लिखा जाता है। निबंध में किसी विषय के पक्ष विपक्ष पर विचार किया जाता है और आखिर में निष्कर्म भी लेखन में हम जिन सावधानियों को बरतेंगे उन्हें पढ़ते हैं। पहला, अनुच्छेद लिखते समय शब्द चयन का विशेश ध्यान रखना चाहिए। भाषा संक्षिप्त होनी चाहिए। भाव प्रधान, अर्थपूर्ण और प्रभावोत्पादन वाली होनी चाहिए। अनुच्छेद लिखते समय ऐसे विषय का चुनाव करना चाहिए जिसके लिए आपके पास पर्याप्त सामग्री हो। विषय के आवश्यक विस्तार तथा पक्ष विपक्ष की विवेचना से बचना चाहिए। अनुच्छेद लिखते समय वाक्यों में परस्पर संबंध होना चाहिए। अनुच्छेद को 100 से 120 शब्दों में ही समाप्त कर देना चाहिए। आइए पढ़ते हैं। पहला उदाहरण दिया गया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश के नागरिकों को तोहफा यानी उपहार के रूप में दिया है, लेकिन हमें यह सोचना और समझना है कि इस नारे को बुलंद करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। यह है कि आज बेटी का जीवन असुरक्षित है। बालिका की भ्रूण हत्या यानी उसे पेट में ही मार दिया जाता है। वंशवाद का ऐसा जुनून मनुष्यों के सिर पर चढ़ा है कि बेटे से ही वंश आगे बढ़ता है, बेटी से नहीं। यह सब हमारी अज्ञानता का परिचय है। आज हमें बेटी को शिक्षा और उद्योग पर ध्यान देने की आवश्यकता है। प्राचीन समय यानी पुराने समय में नारी शिक्षा पर बल दिया गया था, लेकिन आज हम इस ओर विमुख हो गए। प्राचीन भारत में गुरुकुलों में बालक बालिका साथ साथ रहकर पढ़ते थे। छात्राएं तीर कमान, युद्ध कौशल और वाक्पटुता में छात्रों से किसी प्रकार कम नहीं थी। इसी कारण लक्ष्मीबाई, शकुंतला, मैत्रेय, सावित्री जैसे विदुषियों ने समाज और संसार में अपना नाम रोशन किया है। दूसरा अनुच्छेद है गंगा। भारत की उन प्राचीन नदियों में से है जिन पर भारतवासियों को बहुत श्रद्धा रही है, यानी बहुत भक्ति भाव हमें गंगा नदी से है। गंगा केवल एक नदी ही नहीं बहती, बल्कि उसका संबंध भारत की संस्कृति तथा इतिहास से जुड़ा है। यह पवित्र नदी प्रत्येक भारतीय के लिए बहुत पवित्र और पूजनीय है। भौगोलिक दृष्टि से इसी नदी में उत्तरी भारत की विशाल उपजाऊ मैदान को बनाया है तथा भारत भूमि को धन धान्य से पूर्ण किया है। हिमालय के गंगोत्री नामक स्थान से निकलकर यह समुचे यानी पूरे उत्तर भारत को अपने अमृत जल से सींचती है। हजारों मील की यात्रा करते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती। नदी के तट पर प्राचीन काल में हमारी सभ्यता और संस्कृति का विकास हुआ था। इसी के किनारे बैठकर हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की। गंगा नदी के तट पर अनेक तीर्थ स्थान जैसे कि हरिद्वार, ऋषिकेश, काशी, प्रयाग आदि हैं। इसी के किनारे कानपुर, कोलकाता जैसे बड़े औद्योगिक नगर भी स्थित है। भारत में गंगा को देवी देवता के समान पवित्र यानी स्वच्छ माना जाता है। तीसरा अनुच्छेद है मीठी वाणी। वाणी से ही सबकी पहचान होती है, इसीलिए किसी ने ठीक ही कहा है कि ऐसी बोली एक अनमोल है जो कोई बोले जाने, हे तराजू तोल के सब मुख बाहर आने। अपनी वाणी के द्वारा ही दूसरों को अपना मित्र या शत्रु बना लेता है। मीठी वाणी बोलने से हमें
विरोधियों को भी अपने पक्ष में कर सकते हैं। बोली में इतनी शक्ति है, इससे मन को शांति मिलती है। मीठी वाणी से मनुष्य समाज में सम्मान प्राप्त करता है। मीठा बोलकर हम लोगों का दिल जीत सकते हैं। मधुर वाणी से शत्रु का हृदय भी जीता जा सकता है। वाणी मनुष्य का आभूषण है। संसार में सभी मनुष्य मीठी वाणी बोलते हैं तो परस्पर प्रेम और शांति से मिलकर रह सकेंगे। इसके माध्यम से संसार की समस्त समस्याओं का समाधान यानी हल निकाला जा सकता है। इसीलिए किसी कवि ने कहा है कि मधुर वचन है औषधि, कटु वचन है तीर। अर्थात मधुर वचन औषधि के समान होते हैं और कटु वचन यानी कड़वे बोल तीर के समान होते हैं। इसीलिए हम सबको मीठे वचन ही बोलने चाहिए। चौथा है हमारा पुस्तकालय। पुस्तकालय माँ सरस्वती का ऐसा वचन है, ऐसा पावन मंदिर है जहाँ मनुष्य बिना किसी भेदभाव के प्रवेश करके अपनी रुचि के अनुसार ज्ञान विज्ञान का अध्ययन कर सकता है। पुस्तकों का घर ही पुस्तकालय है। एक ही स्थान पर अनेक विषयों की अनेक पुस्तकें विद्यालयों में उपलब्ध है। पुस्तकों के साथ साथ समाचार पत्र पत्रिकाएं भी वहाँ पढ़ने के लिए उपलब्ध होती हैं। सभी विद्यालयों, कॉलेज तथा विश्वविद्यालयों के अपने अपने पुस्तकालय होते हैं। इसके अलावा सरकारी स्तर पर भी अनेक पुस्तकालय खोले जाते हैं, जिसके सदस्य बन जाने पर वहां जाकर ज्ञान अर्जित किया जा सकता है। सार्वजनिक पुस्तकालयों द्वारा अनेक निर्धन और आर्थिक रूप से दुर्बल छात्रों और व्यक्ति अध्ययन की सहायता प्राप्त करते हैं। जो लोग फीस नहीं पे कर पाते वहाँ यहाँ पर आकर अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। पुस्तकालय द्वारा ज्ञान में वृद्धि तो होती है, साथ ही हमारा मनोरंजन भी होता है। अनेक प्रकार की पत्र पत्रिकाएं हमारा मनोरंजन तो करती हैं, साथ ही साथ हमारे मानसिक स्तर को भी ऊंचा बढ़ाती हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम पुस्तकालयों में जाकर अपने समय का सदुपयोग करें और पुस्तकालयों के नियमों का भली भांति पालन करें। अगला बिंदु है हमारा जीवन में खेलकूद का स्थान। जीवन की सफलता के लिए शारीरिक, मानसिक और मौलिक विकास का होना बहुत आवश्यक है। इसके लिए व्यायाम या खेल बहुत अनिवार्य है। खेलों से हम अनुशासन, संगठन, आज्ञा पालन, साहस, आत्मविश्वास और एकाग्रचित्ता जैसे गुणों को प्राप्त करते हैं। अच्छे वातावरण के लिए व्यायाम, खेलकूद जरूरी है। प्राणायाम, योगासन, दंड बैठक आदि से शरीर की पुष्टि हो सकती है, लेकिन इससे भरपूर मनोरंजन नहीं होता। दौड़, कूद, खो खो, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट आदि खेलों से व्यायाम के साथ साथ मनोरंजन भी हो जाता है। खेलकूद से केवल हमारा शरीर ही पुष्ट यानी स्वस्थ नहीं होता, बल्कि खेल से मैदान में हमारे व्यक्तित्व में आज्ञाकारिता, अनुशासन, धैर्य यानी धीरज, संयम, सहिष्णुता, सहयोग, एकता, त्याग जैसे गुण भी आ जाते हैं, विकसित होते हैं। खेलों में राष्ट्रीय एकता की भावना भी पुष्ट होती है। आज देश विदेश में अनेक स्तरों पर खेलों का आयोजन होता है। प्रांतीय, राष्ट्रीय, राष्ट्रमंडलीय, एशियाई तथा ओलंपिक आदि खेलों के नियमित रूप से आयोजन से मनुष्य खेलों के प्रति आकर्षित भी होता है। पाठ समाप्त होता है। आइए इसे संक्षेप में दोहराएं। किसी विषय पर सीमित क्षेत्रों में अपने विचारों को लिखना ही अनुच्छेद लेखन कहलाता है। अनुच्छेद लिखते समय व्यक्तियों में परस्पर संबंध होना चाहिए। अनुच्छेद को 100 से 120 शब्दों में सीमित कर देना चाहिए। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ अनुच्छेद लेखन समाप्त होता है और उम्मीद करती हूँ कि सभी को ये पाठ भली भांति रूप से समझ में आना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।